रायसेना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और मेरे साथ मौजूद है मेरे मित्र धीरेन्द्र पुंडीर, बंगाल से जुड़े हैं मेरे साथ। लगातार पिछले 2 हफ्तों से बंगाल के गली कूचों में घूम रहे हैं जानने के लिए कि जनता का मन क्या है। कम से कम इतना साफ है कि वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह है। पहले फेज में भी 90% से ऊपर मतदान हुआ और आज भी दूसरे फेज का मतदान भी 90% का आंकड़ा पार कर चुका है। एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन धीरेन्द्र, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, इतना जन उत्साह, ये इसको आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि बंगाल का जादू जो है सब जगह बहुत फेमस है ना। हम लोग पूर्वोत्तर में याद होगा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल और बिहार है या बाकी सब राज्यों में भी ये कहा जाता है कि बंगाल नहीं जाना भाई, क्योंकि वहां जो है लोग बकरा बना देते हैं, जादू है। तो ये जादू जो है तुमको चुनाव में भी दिखाई देगा, क्योंकि ये जरूर दिख रहा है कि ये जो वोट है ये कम से कम ममता बनर्जी के हक में नहीं दिख रहा है। कारण जो हम लोग बात करते हैं उनके कारण बहुत सारे हैं राजेश, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है उसका 30%, 27 से 30% मुस्लिम वोट बैंक है, जिसकी तुष्टिकरण की तमाम सीमाएं वो तोड़ चुकी, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती रही है। लेकिन इसके बावजूद उनको महिला वोटर और मुस्लिम वोटर, ये 2 ऐसे वोटर्स हैं जो उनके पास बहुत लंबे समय से मौजूद रहे। लेकिन मेरा मानना है कि जो कैंपेन हम अब देख रहे हैं, लगभग उससे बड़ी कैंपेन आपने देखा होगा 2021 में थी। ये लग रहा था कि ममता बनर्जी जा रही हैं, तमाम चीजें, तो मुस्लिम वोट अपनी जितनी सीमाएं हो सकती हैं उन तक पहुंच के उसने वोट किया। लगभग 90% पोल किया और उसके बाद उसमें से भी 96% टीएमसी को गया। 90 से 96 तक वो टीएमसी को गया। और महिला वोटर, चूंकि लक्की भंडार योजना आई थी और उनको ममता दीदी को ऐसा ममता दीदी ने पोर्ट्रे किया था कि दिल्ली से जो ये आए लोग हैं ये बंगाली अस्मिता को चुनौती दे रहे हैं, इन लोगों को बंगाल का कुछ मालूम नहीं, तो वो भी मैक्सिमम वोट पड़ा था। अब आप ये बताओ राजेश कि इस पूरे 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी होगी, आरजी कर जैसे केस हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा कि जो नौकरियां 30,000 गई उनका क्या होगा, जो 8,000 स्कूल बंद हुए उनका क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों के डीए नहीं दिए गए, उनका क्या होगा, और युवाओं के लिए जो नौकरियां बाहर जाके कर रहे उनका क्या होगा। तो ये सब चीजें जो ये बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी 5 साल में बढ़ी होगी। उनका वोट बैंक है डेडिकेटेड, वो एग्जॉस्ट हो चुका, मतलब वो जो मैक्सिमम रीच हो सकती है वहां तक पहुंच चुका। तो ये जो बढ़ रहा है ये वोट उनके अगेंस्ट हो। अब उसमें उनके 2-3 दांव है जिस पर मुझे जरूर चर्चा करनी चाहिए कि सीपीएम को पैसे देके लड़ाना ताकि कम से कम वो हिंदू वोटों में बंटवारा कर सके। कांग्रेस को उन्होंने अकेला कर दिया, ये भी कोशिश की और कांग्रेस अकेली हो गई। आईएसएफ सीपीएम के साथ जरूर आई, लेकिन आईएसएफ उन 2-4 सीटों पर है। तो वो मुस्लिम मतों का बंटवारा रोकने और हिंदू मतों के डिवीजन के लिए उन्होंने कई सारी एक अच्छी योजनाएं उनके हिसाब से बनाई, क्योंकि ये सब आईपैक का खेल था। लेकिन इन सब में जो उनके पास केक था, ये तो आइसिंग थी, केक उनके पास छापा वोट का था राजेश, खौफ का था, जो लोगों को वोट नहीं डालने देते उसका था। और आज भी आपने देखा होगा, कैनिंग हो, 24 नॉर्थ परगना हो, कई जगह पर हमने देखा हिंसा की कोशिश की गई, हुआ है, कई जगह छोटी मोटी हिंसा हुई है। ऐसे समय में भी जबकि हर एक चीज को यूपी से आए हुए पर्यवेक्षक, पूरे देश के तमाम जगह से आए हुए पर्यवेक्षक देख रहे हैं, जिन पर हमले बोले गए, जिनको व्यक्तिगत तौर से महुआ मोहत्रा, जो खुद जिसके वीडियो आपने देखे हैं वो किस तरह के वीडियो रहे हैं, और जो उस पर आरोप लगा के मेंबरशिप गई थी वो भी सोचिए वो किस तरह की थी। मतलब हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में किस तरह का आरोप थे। वो अजय पाल शर्मा पे इस तरह के अटैक कर रहे, तो कौन उसको सुनेगा। उसको लग रहा है कि वो क्या है। मैं कई बार सोचता हूं कि डेरेक ओब्रायन, ओ नरेंद्र, क्या तुम इस्तीफा दोगे? क्या तुमको लगता है कि डेरेक ओब्रायन किसी जगह से पंचायत का चुनाव जीत सकता है? प्रधानमंत्री को आप, एक लिमिट होती है, मुझे लगता है कई बार वो कह रहा था कि क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री है क्या, या उसके लिए चुनाव लड़ रहे? ये सारी चीजें लोगों, मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ में आती है ये जिस तरह का आचार विचार है। तो मुझे लगता है, मैंने आपको ये उदाहरण दिए हैं इसलिए दिए हैं कि मुझे ये लग रहा है, भाई मेरा
मैं आपको मेरा कारण बता रहा हूं कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये बढ़ा हुआ वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखता है। उसका कारण अब तक 3 एग्जिट पोल्स जो है वो मैं देख पाया हूं, जिसमें से एक में ये कहा गया है कि टीएमसी के 170 से 175 सीट आने वाली हैं, और 2 एग्जिट पोल्स में ये कहा गया है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो कम हम इतना तो तय मान सकते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो पिछली बार की जो 77 सीट्स आई थी 2021 में, उससे तो बहुत बेहतर रहने वाला है। राजेश, एक अभी तक का मेरा जो अनुभव मुझे कहता है, मैं उनको तो नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं जो मेरा अनुभव कहता है मैं आपको वो बता देता हूं। मेरा अनुभव मुझे ये कहता है कि जब कोई पार्टी आगे बढ़ती है ना, तो आप उसकी बढ़त को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूव कर रही होती है, और जो नीचे आती है वो कहां जाके रुकती है ये भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो नीचे जा रही होती है। तो ये चीज आप ये मान के चलिए, ये आपको भी लग रहा है, ये तमाम मैं बल्कि फलोदी का सट्टा बाजार है उसका प्रिडिक्शन भी मैं देख रहा था। हालांकि मैं नहीं मानता हूं, आपने और मैंने बहुत सारे ऐसे सट्टे को कवर किया है, सट्टे बाजारों को भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी फलोदी के सट्टे को हम लोग जानते हैं, वरना तो हम लोग मुंह पे दुपट्टा बंधवा के बहुत सारे चैनलों का जानते हैं। फिर भी उसके बावजूद मैं कहूंगा, अपने पुराने समय को नहीं उतारे तो भी बताएं कि आज की डेट में भी फलोदी के सट्टा बाजार में बीजेपी 140 से 149 तक चली गई है, जबकि ममता 140 से 143 है। ये जो मेजोरिटी मार्क है वो बीजेपी छूती हुई दिख रही है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आजकल राजनीतिक दलों के बीच में सट्टा बाजार की जो है उसको भी मैनेज करने की कोशिश होती है। बहुत सारी बेट्स जो हैं वो लगाई जाती है, क्योंकि ये सब अनऑफिशियल अनऑथराइज होता है, और इससे एक माहौल बनता है कि सट्टा बाजार में, और मीडिया कवर करता है कि सट्टा बाजार में इस पार्टी को इतनी सीट मिल रही है। तो बहुत दफा मुझे ऐसा बताया गया है, कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें मोटिवेटेड बेट्स लगाई जाती है एक पार्टी को ऊपर दिखाने के लिए। मुद्दा यहाँ तक पहुंच गया है। बहरहाल हम वापिस आते हैं बंगाल के ऊपर। आज आप दिन भर वहां पे घूमे, आप भवानीपुर में थे, कैसा माहौल देखा आपने वहां पे? जो कि एक कहते हैं कि ये बंगाल का सबसे अहम चुनाव है, शुवेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, तो भवानीपुर में आपने कैसा माहौल देखा? देखो, 2 ही चुनाव हैं, एक तो पूरे बंगाल का चुनाव है और एक भवानीपुर का चुनाव है। 2 चुनाव बंगाल में लड़े जा रहे हैं। तो बंगाल का चुनाव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। भवानीपुर का चुनाव इतना समझ लीजिए कि ममता बनर्जी या कोई भी मुख्यमंत्री जब कहीं चुनाव लड़ रहा होता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने कंट्रोल रूम से बाहर निकलता हो। अमूमन वो कंट्रोल रूम में रहता है। अगर आप जिस दिन उसका वोट होता है वो वोट देने निकलता है और उसके बाद वहां रहता है, जनरली ये होता है। और ममता बनर्जी का ये एक पूरा प्रोफाइल रहा है कि वो वोटिंग 3-4 बजे वोट करने आती है, उसके बाद वो उससे पहले भी अपने यहाँ रहती है और उसके बाद भी वो अपने यहीं रहती है। लेकिन आज वो 7 बजे से निकलती है, वो भवानीपुर में भी घूमी। ये बात बता रही है 21 तारीख से 27 की शाम तक भवानीपुर में घूमती रही, हर रोज रोड मार्च किया, लोगों के साथ मुलाकातें की, छोटी छोटी रैलियां की, जो उनका स्वभाव नहीं है। ये बताता है कि वो एक जगह फंस गए। इसके अलावा आप देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया विजुअल है जो मैं चाहूंगा आप ओपन से लेके दर्शकों को जरूर दिखाएं, जिसमें आपको याद होगा कि वो शुवेंदु अधिकारी एक जगह जाता है तो उसको वो लोग जॉय बांग्ला और चोर जैसे शब्द कुछ बोलना चाहते हैं, तो शुवेंदु खुद ही भाग लेता है जय श्री राम करके उनके पीछे, फिर पीछे पूरे उसके समर्थक भागते हैं और फिर पीछे पूरा पुलिस का अमला भाग रहा है जो सिक्योरिटी का। और आप देखोगे कि मुख्यमंत्री के जहां से वो 3 बार जीत चुकी, भाई सिर्फ नंदीग्राम को छोड़ दे तो भवानीपुर से ही लड़ती रही, जीतती रही, और वो तब से लगातार जब से सांसद रही 6 बार, तब भी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी सीट रही है। आप सोचो वो लोग भाग गए, टीएमसी के लोग भाग गए। ये ममता बनर्जी के घर से थोड़ी दूर का मामला है, ये बात सोची नहीं जा सकती। तो ये बातें बताती हैं कि वो लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय फंसी हुई है, और मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर वो हार भी जाए। दूसरा एक और कारण मैं आपको बताता हूं, चूंकि मैं दोनों जगह उपस्थित था इसलिए आपसे ये बता पाऊंगा। आपको मालूम है 2021 में
जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ने गई तो शुभेंदु, जब मैं चूंकि शुभेंदु की गाड़ी का पीछा कर रहे थे उस वक्त, और ममता बनर्जी दोनों का हम लोगों ने तय किया था आधे टाइम ये करेंगे आधे टाइम वो करेंगे, मैं और जी वाले रवि त्रिपाठी। आप ये सोचो उस वक्त जो है शुभेंदु के साथ सेम अथॉरिटी, जहां भी जा रहा था उसको इसी तरह से टीएमसी के वर्कर भगोड़ा, धोखेबाज या इस तरह के शब्द जो बंगाला में जो उनके इस्तेमाल हो सकते हैं वो सब कर रहे थे, और शुभेंदु हर जगह इसी तरह से जवाब दे रहा था। उस समय जितना तनाव था वो आज तनाव गायब था। लेकिन इसके बावजूद आप मैं बता दूं कि सिर्फ ममता बनर्जी की गली के अलावा कहीं भी ऐसा नहीं था कि कोई एक तरफा, क्योंकि मैंने उनके घर से ही शुरुआत की थी अपने सुबह 7 बजे के अपने लाइव की। मैंने उनके घर जो हरीशचंद्र मुखर्जी लेन है, क्योंकि उनके घर के सामने तो कोई पत्रकार अब खड़ा नहीं हो सकता। जो लोग ये कहते हैं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, उनके कान पे मुझे कई बार लगता है, शक होता है कि वो अपना अभिव्यक्ति कुछ और बोलते हैं। वहां जाएंगे तो आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, आप फोटो नहीं खींच पाएंगे आप वहां से। जो सामने जो कालीघाट मंदिर है उसके जो गेट है उसके सामने भी आप उधर की तरफ आपका कैमरा पीटीसी नहीं कर सकता है। तो लेकिन उसके बाद भी आप साइड की गलियों से जाएंगे तो वहां जाने के बाद आपको थोड़ा सा आप उन गलियों में जो कुमार गली और सबसे होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है, उनके पीछे की तरफ है कुछ गलियां जहाँ वो मूर्तियां बनती है। तो मैं वहां से जब गया तो मैंने देखा उनकी गली के अलावा बाकी सब जगह का मतलब राजेश सब जगह, और वो मेरे उस पर पड़ा हुआ है, उस पर अगर आप जाएंगे आपको वो दिखाई देगा पूरी तरह से। मैं ये कहूंगा कि वो वीडियो भी है, आपको मैं वीडियो भेजूंगा अभी। आप ये देख के हैरान होंगे कि ज्यादातर जगह पे सबने कहा मुकाबला कड़ा है, ऊंट किसी भी तरह करवट बैठेगा। कई लोगों ने कहा कि 60 से 40 का चुनाव है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है। तो ये सब चीजें आपको बताती क्या है? ये बताती है कि भवानीपुर में भी एक लड़ाई है। और मैं आपको बता देता हूँ भद्रलोकों का जो एक सभ्य जो कहा जाता है, तो आप ये समझ लीजिए भद्रलोक आखिर है क्या। सेकंड फेज का प्रोविजनल आ गया है, वो लगभग 91.31 है। मैं दर्शकों को बता दूं 91.31 है, और चूंकि 93.19 फाइनल आया था फर्स्ट फेज का, तो अभी हमको जो करेक्शंस होंगे वो देखेंगे, उनके बाद ही ये कंप्लीट पता चलेगा, लेकिन अभी तक ही आ गया है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है राजेश, अगर हम इसको देखें कि ये जो मैंने उस पूरे नॉर्थ बंगाल के नॉर्थ कोलकाता के हिस्से में मैं गया, श्यामपुकुर सीट पे गया, फिर जहाँ सुतानिटी जो मतलब जो 3 जन से कलकत्ता बना है, वो पहला गांव सुतानटी था, उसके बाद गोविंदपुर है और उसके बाद कालीकता, तीनों गांवों को मिलाकर बनता है। अगर आप कभी वहां आएंगे तो ये मुख्य भद्रलोक है, जो मानिक तल्ला की तरफ रास्ता चला जाता है, इधर जोड़ा सान को चला जाता है, इधर की तरफ काशीपुर बेलगछिया चला जाता है, और वो जो है हिस्सा वही भद्रलोकों का आज भी रईसों का, बड़े लोगों का, राजा बाड़ी जो होते हैं, जो यहाँ कहा जाता है जमींदारों की कोठियां, सब चीजें वो आज भी आपको लगेगा। वहां से प्रधानमंत्री का जुलूस निकला था, लंबी लंबी लाइनें थी, और आपको बता दूं पिछली बार आपको ये जान के हैरानी होगी कितना था कोलकाता का प्रतिशत, 65%। दिल्ली का साउथ दिल्ली है ये, और आप जानते हैं इस बार कितना है, 90% तक पहुंच गया। नॉर्थ और साउथ कलकत्ता का 1-2% का अंतर है, साउथ में थोड़ा कम है 1 या 2%, और नॉर्थ में बहुत ज्यादा है। तो आप ये समझ के देखिए एक लहर तो दिख रही है। अब वो लहर देखिए, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी जो है बंगाल में वो बन गया है। करीब करीब मैं दर्शकों को बता दूं कि 2400 कंपनियां जो हैं सीएपीएफ की, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात हैं, जो कुल मिला के करीब 2.5 लाख के आसपास होता है। लेकिन बंगाल में जो पोल वायलेंस का इतिहास रहा है, लगता है कि कई बार ये 2.5 लाख भी कम पड़ते हैं। उसके बाद अगला मुद्दा जो बन गया, आज ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनके वोटरों को धमका रहे हैं। फिर महुआ मोइत्रा का एक एक्स पे पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीएपीएफ के जवान जो हैं वो डी इंडक्शन की बात हो रही है और वो बंगाल से अब चले जाएंगे। पता नहीं उनका मंतव्य क्या था, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों से भी बात हुई, उनका कहना है कि बंगाल में वोटिंग के बाद भी करीब करीब 500 कंपनियां सीएपीएफ की टिल फर्दर ऑर्डर
तैनात रहेंगी। 500 कंपनियों का मतलब यह है कि करीब करीब 50,000 जवान टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि कोई तय मियाद नहीं है, जब तक वो चाहेंगे, जब तक सरकार आदेश नहीं देती तब तक रहेंगे। 2400 कंपनियां जो है वो रखना जाहिर तौर पर दिक्कत भरा था, क्योंकि सीआरपीएफ की पूरे देश में और पैरामिलिट्री की जरूरत होती है। तो ये जो आंकड़ा, जो संख्या को लेकर जो बवाल हो रहा है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस चली जाएंगी, कितनी रहेंगी, ये इसलिए हो रहा है कि पिछली बार जब चुनाव के नतीजे आए तो बहुत जबरदस्त हिंसा हुई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक टीम भेजनी पड़ी जिसकी रिपोर्ट बहुत ही सनसनीखेज थी, जिसमें ये कहा गया था कि बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूलर्स लॉ है। तो इस मायने में जो गवर्नर की नियुक्ति है RN रवि की, जिनकी सिक्योरिटी की पृष्ठभूमि है, जो कि आईबी में काम कर चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में रहे हैं, जानते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो इस बार पूरी तैयारी है कि बंगाल का नतीजा जो भी हो, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हो पाए। सीआरपीएफ के चीफ जीपी सिंह खुद आज जो है बंगाल में सेकंड फेज की पोलिंग में जगह जगह जाकर देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे। धीरेन्द्र, पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस कदर तैनाती से क्या जनता में भय जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पोलिंग देखने को मिल रही है? क्या एक बहुत बड़ा कारण पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, जो कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग का क्लियर हो चुका है, वो 700 कंपनियां यहाँ रही, 60 दिन की लिमिट है, 60 दिन तय किए गए हैं और चुनाव आयोग ने ही उसको अनाउंस भी कर दिया, ट्वीट भी कर दिया। तो एक क्लैरिटी है ये, और चूंकि देश के गृह मंत्री पहले कह चुके कि वो 60 दिन तक रहेंगे, तो ये सब है। दूसरा ये है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये इसीलिए बहुत बड़ा है क्योंकि लोगों ने इस बात को माना है कि सुरक्षा जो है बहुत अच्छी चीज है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ममता दीदी के दीवाने थे, लेकिन सुरक्षा को अनिवार्य मान रहे थे। तो ये बताता है कि बंगाल में जो हिंसा थी उससे वो लोग भी आजीज हैं जो ममता दीदी को रियल में वोट करते हैं। और इस बड़ी चीज ने, मुझे लगता है, मैं इसको ऐसे ही जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ये बड़ा फैसला जो सुरक्षा बलों को यहाँ रखना है, पोस्ट पोल वायलेंस को रोकना है। क्योंकि आप ये जान लीजिए, अगर बीजेपी भी सत्ता में आती है तो आप ये जान लीजिए बॉस कि बड़े लेवल पर हिंसा होने से तब भी आप नहीं रोक पाएंगे अगर सुरक्षा बल नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर इतना भरा हुआ है, वो लोग इतने परेशान। आपको मालूम है कि बाकायदा रास बिहारी एक पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बंगाल पे काफी काम भी किया है, उसकी एक किताब आई थी 2021 के इलेक्शन के बाद, तो उसमें एक हिस्ट्री का भी पन्ना था 1977 में। उसके बाद जब 2011 में जब लेफ्ट गई थी, आपको मालूम है लेफ्ट का कैडर भाग गया था घर छोड़ के, क्योंकि उस पर हमले हुए थे। और उनकी महिलाओं के साथ टीएमसी के लोगों ने क्या किया था, वो अगर हम पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़ा कर देंगे। यहाँ ये कल्चर है, ये रहा है। 1977 में यही उन्होंने कांग्रेसियों के साथ सीपीएम ने किया था, उनके परिवार की औरतों का क्या किया था, ये हम जैसे लोग उसको यहाँ बोल नहीं सकते जो उनके साथ हुआ। आप सोचो, जो हम बोल नहीं सकते वो उनके साथ हुआ है, तो क्या रहा हो। तो उस हिंसा को लोगों को याद है, टीएमसी क्या करती है, अभी भी क्या करती है। संदेश खाली तो आपको मालूम होगा ना यार, ये तो चांद पे नहीं है, उसको रिपोर्ट है। और मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ चुके हो, वो हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था। फिर सीबीआई को केस गए थे, 39 केसों में चार्जशीट फाइल हुई थी। रेप के केसेस बता रहा हूँ, रेप और हत्या के केस की जांच ही सीबीआई ने की थी। मकान गिराना, नुकसान पहुंचाना, पिटाई करना, ये सब के हजारों केस, या घर छोड़ के भागना, ये सब एसआईटी के पास थी। ना एसआईटी की रिपोर्ट आई है, ना आज तक उनको सजा हुई है। तो ये एक, मुझे लगता है कि बंगाल की राजनीतिक हिंसा, उनकी राजनीतिक, उसका एक रक्त चरित्र जिसको कहते हैं, वो है यहाँ, उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि उनके रहने का मकसद यही होगा, शायद मुझे लगता है कि यही मैं कह सकता हूँ। राजेश, अंत में जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस अपडेट के लिए। मैं जानता हूँ कि आज का दिन आपने सुबह से लेकर अब तक
जो है वो आपने काफी धूप में मेहनत की है और अभी आपको अपने दर्शकों को भी संबोधित करना है। दर्शकों मैं बता दूं कि आप धीरेन्द्र पुंडीर की राय जानने के लिए उनके यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पे जा सकते हैं और उनकी विश्लेषण को समझ सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नमस्कार।